Hello guys, I hope you all are doing good. So today we are going to learn about the degradation of the natural environment. Now this is going to be the NIOS का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये 3 रहने वाला है. And in this chapter we are going to learn about like how we are degrading the environment. Okay, हम डिग्रेड कैसे कर रहे हैं? बिकॉज हम ही तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली यार हम ही कर रहे हैं. आई नो दैट वी नॉट द सोल कंट्रीब्यूटर बट समहाउ वी आर डूइंग दिस. ओके, सो हम यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है. बिकॉज the more you know about the environment, the more you become conscious about the environment. Okay, so in this video we are going to learn about like how we started, how the human is contributing towards the environmental degradation. So चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके. ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को. और आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड अ पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिट. ठीक है, योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रियली अप्रिसिएटेड बाय मी एंड इट विल रियली हेल्प मी. ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी. ठीक है, सो चलिए चालू करते हैं वीडियो को. ठीक है, बिना समय गवाए आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. Now this is going to be your chapter number 3, environment degradation of the environment, natural environment. Now first thing that you should know, like what do you understand about the natural environment? Obviously हम प्रकृति की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रकृति में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, those are the part of the environment. ठीक है, हम खाली environment को, we cannot just say कि environment is our atmosphere or the gases we found in the atmosphere are the environment. No, we cannot say that. The thing which we get from the nature are also the part of the environment. Okay, so चाहे फिर वो gases हो, चाहे फिर वो कोल हो, चाहे फिर वो कुछ भी चीज हो, with whatever you are getting from the nature is the part of the environment. Okay, so natural environment becomes what can be the definition of the natural nature or the environment? What can be the definition? ठीक है, क्या हो सकती है? Environment is the one is a kind of phenomena where we get a lot of things, and it consists of so many things like air or the animals or the plants, the things which we found on the planet of Earth is known as the environment. ठीक है, बायोस्फीयर का तो कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा ना. ये देखिए, ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, और ये आपके एक और है. लिथोस्फीयर हो गई, हाइड्रोस्फीयर हो गई, और एटमॉस्फेयर. अब ये वाला जो हिस्सा, डार्क वाला हिस्सा जो है, इट इज कॉल्ड बायो बायोस्फीयर. ठीक है, और यही बायोस्फीयर वाला पार्ट है जहां पर हम रह रहे हैं. ठीक है, this is the part where we are living, because neither we can live on only lithosphere without the hydrosphere or atmosphere, or no we can live on the in water without the lithosphere or atmosphere, or we can not as well live in the atmosphere without hydrosphere or lithosphere. लिथोस्फीयर यानी जमीन की बात हो रही है यहाँ पर. लिथोस्फीयर यानी जमीन की बात हो रही है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ की बात हो रही है. हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, वाटर की बात हो रही है. एटमॉस्फेयर दैट यू ऑलरेडी नो, वातावरण. ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, तो डिग्रेडेशन हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर जो डिग्रेड हो रहा है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ यू ऑलरेडी हैव दिस आइडिया इन योर माइंड दैट द पीपल, द मैन प्रिमिटिव मैन, जब मैन ने जब स्टार्ट करना चालू करा था ना सारी चीजें, तब उसने जो ना
कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ही स्टार्टेड यूजिंग ऑल दोज थिंग्स, चाहे फिर वो फूड हो, चाहे फिर वो वुड हो, ठीक है। ऑल द थिंग्स वर यूटिलाइज्ड बाय द men, and gradually this process accelerated, and in 1750 we saw the first revolution in our in the world. It was started in Britain, okay. So यहाँ से ये start हुआ and it got spread throughout the world, and gradually the other countries also experienced the same phenomena, that is the industrial revolution. And after that second revolution happened, third revolution happened, and the fourth revolution that we are preparing for, ठीक है। हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर करें, दैट इज द एआई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन ने ये सारी चीजें डेवलप करी है, लाइक वी आर wearing the clothes, we are using this you know थिंग्स, मोबाइल वगैरह जो भी हम यूज कर रहे हैं, हाउ वी आर यूजिंग दैट, हाउ वी मेड दिस, we I know that we did not made any kind of contribution in this, like we are still in the you know हम, मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मैं नहीं बना सक पाया हूँ इस मोबाइल को, आई हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ नो हाउ ऑफ मेकिंग दिस मोबाइल फोन, ठीक है। तो इसीलिए इंजीनियर जो है, दे समहाउ बिल्ड अप दिस काइंड ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। तो उन्होंने ये कैसे बिल्डअप करा है, ऑब्वियसली दे यूज द रिसोर्सेज फाउंड इन द एनवायरनमेंट, whether it is carbon, whether it is wires, or all the components of the mobile phone have been made from the resources found in the environment, okay, on this planet earth, ठीक है। दिस प्लैनेट अर्थ कंसिस्ट लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस आर दैट मच प्रेजेंट इन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ that can fulfill the needs of the people, but the resources are not that much present on this planet earth that can fulfill the greed of the people, ठीक है। लालच को नहीं भर सकते, गांधी जी ने यही बात कही थी, the thing, the resources which we have on this planet earth can satisfy our needs but cannot satisfy our greeds, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी है कि ग्रीड के चलते चलते क्या करा, इंसान ने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, this is an area, and the water capacity of this area is 2 liter, and you are supposed to extract the water of 3 liter, जो भी निचोड़ भी बच रहा होगा ना, वो भी आपने निकाल लिया, then what you are doing, you are over exploiting the thing, ठीक है। over exploiting, extracting the extra amount of that which should be there, जो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए 1 लीटर, यहाँ पर प्रेजेंट, इसकी तो कैपेसिटी 2 लीटर है, मगर इसको आपने जितना निचोड़ निचोड़ के स्क्वीज कर कर सारा का सारा जो 1 लीटर एक्स्ट्रा भी था वो भी निकाल दिया। तो ये क्या है, हम जो है ना एनवायरनमेंट को, इससे क्या होगा कि यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, द सॉइल विच इज प्रेजेंट हियर विल हैव नो फर्टिलिटी, विल नॉट बी एबल टू गिव मोर क्रॉप्स, और we even cannot live on this area, ठीक है, in this area, why we will not be having a good amount of water, ठीक है। if the air below from here will be experiencing hot, warm kind of temperature, high temperature will be experiencing, so this kind of thing, जो है ना यो, तो आपको जो है ना कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगे कि we are the only responsible, ठीक है, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा है। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज डिग्रेडेड एंड डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट। बाय कंप्लीटिंग ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, और आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा और ये डिग्रेड कैसे हो रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप जो एक तरीके से हम रिश्ता बांधते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ में और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में क्या संबंध है, संबंध जो होता है, ठीक है। और रिलेशनशिप संबंध देखेंगे हम अर्बनाइजेशन में और डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट, डिटेरियोरेट मतलब खराब होना, ठीक है। अब कारण क्या है डिफोरेस्टेशन के, ठीक है। रिलेशनशिप देखेंगे हम माइनिंग के बारे में और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में। मीनिंग देखेंगे हम फॉसिल्स फ्यूल की, इनके इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट में यूज करने के।
अब हम फिर देखेंगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट कर रही हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, इम्पैक्ट देखेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है एबायोटिक और फैक्ट मतलब एबायोटिक चीजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि एनवायरनमेंट जो सांस नहीं लेते हैं, और बायोटिक जो कि सांस लेते हैं। ठीक है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजनल ग्लोबल बैकलिस्ट क्या रही है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। डिस्क्राइब करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन लाइफ। ठीक है, ये वाला जो रहेगा ना टॉपिक, यू विल बी रीडिंग योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वो फालतू की चीजें लिखी रहती हैं, फालतू क्या, वी कैन नॉट से इवन अ पर्टिकुलर वर्ड अ फालतू, ऐसा फालतू, ऐसा फालतू, ऐसा फालतू। ठीक है, नाउ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? यू कैन राइट अप इन द कमेंट बॉक्स लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एनवायरमेंtal degradation, because your point of view is also necessary. Once or until or unless you try to write by yourself, like what do you understand about the environmental degradation, you cannot write properly. ठीक है, क्योंकि देखिए पहली बार आप गलत लिखेंगे, दूसरी बार गलत लिखेंगे, देन तीसरी बार you will be writing in your examination an appropriate definition of the environmental degradation. I know that they will not ask about the environmental degradation, but for better understanding you must have this writing skill as well in your hands. Okay, so for the timing let's start the video. ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंक्रीजिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय रैपिड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत ला रही है भाई, इसको कम करो, इसको कम करो। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पॉपुलेशन कम? वी हैव टू एजुकेट द पीपल। ठीक है, once the people become more literate, more educated, then they will understand like we don't have more resources, so that's why we just have to confine all the resources to only in certain hands. ठीक है, और वो certain hand कैसे हो सकते हैं? If we just give birth to only one progeny, one child. Okay, ठीक है, तो if not one, there can be two, but maximum should be two, I think, as per my view. ठीक है, it's my view only, it's my view only। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हैज रिजल्टेड इन द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ी तो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज हो गया, जिसके काफी सारे परिणाम निकले, जिससे हमारी सॉइल डिग्रेड हुई। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमने लॉस करी, बायोडाइवर्सिटी जो जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो जमीन थी वो भी कहीं ना कहीं, उस पर भी पॉल्यूशन होने लगा, जैसे कि लैंड फिल्स बनने लगे, जैसे गाजीपुर में आप देखते हैं, दिल्ली में गाजीपुर है, और आपका बाईपास के, करनाल बाईपास के पास एक बहुत बड़ा लैंडफिल्स है। ठीक है, और एयर एयर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट हुई, जहां पर हमें काफी सारी जो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, और ये जो, जब फिर ये गैसेस वगैरह जब इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जब गैसेस इंक्रीज होंगी तो जो पृथ्वी का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, देन यू विल सी द एक्सट्रीम काइंड ऑफ phenomena like tsunami और heavy rain बोल सकते हैं, heavy precipitation बोल सकते हैं, और drought like condition in certain areas, floods और landslides, और आपको फिर आपको बाउंड्रीज शिफ्टिंग भी देखने के लिए मिलेगी when you start burdening the plate of a particular area। ठीक है, ठीक है, बफलिंग बफलिंग आपके सोच रहे बफलिंग। ठीक है, चलिए आप बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें जितने भी हो रही हैं, इससे क्या क्या हो रहा है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो वेलबींग और उसकी सर्वाइवल की जो कंडीशंस है उनको कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचा रही है। ऑब्वियसली वंस अ डे विल कम व्हेन नो वन विल बी हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी विल बी लिविंग अ लाइफ लाइक अ हेल ऑन अर्थ। ओके, तो ये इट्स नॉट अ सॉन्ग यार, इट्स नॉट अ सॉन्ग। ठीक है, now, reckless exploitation of the natural resources leads to the environmental degradation। ठीक है, reckless मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है, मन माने ढंग से हमने जब एक्सप्लोइटेशन करा एनवायरनमेंट का, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो डिग्रेड होना ही था। ठीक है, नाउ व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये मैंने लिखा था। आपने एक कहावत सुनी होगी, you might have heard a particular proverb, more frequently from your mom and from your dad's mouth। Okay, so this is the
व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक है। सो यही बात है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो व्हाट वी डिड, वी आर एक्सपीरियंसिंग, लाइक वी आर experiencing high temperature in summers, or I know that high temperature in summer, बट सेम कंडीशन नहीं है कि जो विंटर्स हो वो एक्सट्रीम हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मगर विंटर तो और ज्यादा लो होते जाते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम फ्रॉम नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपसे जो 2024 के जो विंटर्स थे, 2024 और 2025 ट्रांजिशन जो पीरियड रहा, उस समय जो विंटर्स थे काफी लो रहे। ठीक है। इवन बहुत मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ था। आई नो दैट मैंने समहाउ आई मैंने महसूस करे, बट इतने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं थे जैसे पहले सर्दियां पड़ती थी। ठीक है। तो चलते हैं आगे। द इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट आर सो फाइन ट्यून दैट देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम इन नेचर। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर वगैरह, ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक यानी जीव जंतु वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह में एक तरीके से बैलेंस बना हुआ था, बैलेंस बना हुआ था, बट नाउ दिस बैलेंस इज गेटिंग डिसरप्टेड, और दिस बैलेंस इज गेटिंग disbalanced. Okay. So now, now why this is going on? Just because of this, we have started exploiting the natural resources present in the environment excessively. ठीक है। एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। ठीक है। लाइक यू हैव हर्ड दिस थिंग, एडिक्शन इज द बैड थिंग एंड बैड हैबिट। ठीक है। और एक और आपने सुना होगा, बैड हैबिट डाई हार्ड। ठीक है। बैड हैबिट्स जो होती हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। यू नीड टू सफर, यू नीड टू स्ट्रगल अलॉट टू जस्ट गेट रिड ऑफ अ बैड हैबिट। ठीक है। तो चलते हैं आगे। Now, uncontrolled human activities cause damage to the environment. Okay, you got this point. Okay, now ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन की एक्टिविटीज है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा है। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव लेड टू द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, वो क्या क्या है? ठीक है। वो क्या क्या है? जैसे कि फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पाए जाते हैं, मगर इनको भी क्या नाम है, बहुत ज्यादा काटा गया। 1750 के बाद से तो बहुत ज्यादा काटा गया, उससे पहले भी काटा जा रहा था। ठीक है। बट जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पॉपुलेशन की डिमांड्स भी बढ़ती गई। जब डिमांड्स बढ़ती गई तो उनका कटना भी जायज हुआ। ठीक है। जब काटोगे तो भाई भरोगे भी, ऑब्वियसली मैं भी भर रहा हूँ। ठीक है। आई नो दैट आई डिड नॉट यूज दीज ट्रीज और वुड, मैं किसी लकड़ी के घर में नहीं रहता हूँ, बट द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका, इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दे आर लिविंग इन वुडन हाउसेस। ठीक है। वुडन पैलेसेस हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। और जब आप पेड़ों को काटोगे, ज्यादा मात्रा में काटोगे, तो ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन होगा उसी को। जब आप पेड़ काटते हो, व्हेन यू कट द ट्रीज, when you cut the trees, and the process of cutting the trees, not the process of, when you cut the trees excessively, it is called deforestation. Whenever if it is amount, if the amount of a tree is one only, then also it is called as deforestation. एंड यू आर नॉट प्लांटिंग दैट मच। प्लांटिंग, जो प्लांटिंग बोलते हैं, जैसे कि जितने आपने उखाड़े हैं उसको आपने लगा दिया, छोटे छोटे पेड़ लगा दिए, देन दे विल बिकम बिग, एंड यू आर टेक केयरिंग ऑफ दिस स्मॉल एनिमल्स। एनिमल्स ही तो हैं भाई, एक तरीके से पेड़ पौधे भी तो एक तरीके से वो भी ब्रीथ करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रेस्पिरेट, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। तो जितना आप लगा दोगे, जो लगाने की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन लिख देता हूँ। और एक होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन उखाड़ना। ठीक है। प्लक, उखाड़ना मतलब तोड़ना। ठीक है। अफोरेस्टेशन प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन। ठीक है। लगाना। ठीक है। चले आगे, चलिए। अब ह्यूमन एक्टिव, अब हाँ जी देखिए, ट्रीज
trees lose lot of water through transpiration। अब देखिए वाटर जो मतलब ट्रांसपिरेशन एक प्रक्रिया होती है जो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते जो होते हैं, ये पत्ता कहाँ बन गया यार, ठीक है, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, सम काइंड ऑफ जैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यहाँ पर ये पत्ते जो होते हैं ये एक प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपो इवेपोरेशन। ट्रांसपो इवेपोरेशन, इनमें जितना भी पानी होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन होती है फिर उसकी, फिर उसके बाद कंडेंसेशन के बाद बारिश होती है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटो एस, ठीक, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ट्रांसपो इवेपोरेशन भी करते हैं, ठीक है। समझ में आपको बात? चले आगे चले, क्योंकि देखिए जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो भी इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है ये सॉइल से या फिर एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द नाइट, ठीक है, जब सूर्य नहीं होता, क्योंकि प्रकाश सूर्य की प्रेजेंस में तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसको हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, ठीक है, वो होती है। मगर रात में जो है ये CO2 रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। ऑक्सीजन मतलब इतनी जितना रिलीज करते हैं उतना थोड़ा ना ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ट्रांसपो इवेपोरेशन भी करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान ही वहां पर ट्रांसपो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से हमारे जो एटमोसफेयर में जो है ना जो ह्यूमस है, अरे ह्यूमस है, ह्यूमस है तो ये बनी रहती है, बनी रहती है। आपने देखा होगा जब भी आप ये कहाँ जाओगे, जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहां पर ट्री वगैरह है, ट्री वगैरह है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां पर जो है ना नमी, नमी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और जहां नमी होगी तो ऑब्वियसली वहां पर जो है ना इवेपोरेशन होगा, जब इवेपोरेशन होगा तो वहां पर जो है क्लाउड फॉर्मेशन भी होगा और वहां पर बारिश भी होगी। दैट्स व्हाई यू हैव सीन ऑन द अर्थ कि जो इक्वेटोरियल वाला एरिया होता है ना यहाँ पर जो बारिश अच्छी खासी होती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह में, और इक्वेटोरियल वाला एरिया, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और ये देखिए टीओसी, टीओसी इक्वेटोरियल रीजन, ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत सही होता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। काफी लेंदी रहने वाली है वीडियो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। चीजें कुछ बताता चल रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे आसानी पड़ जाएगी। फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट होते हैं, मतलब देखिए जो आपने चील देखी होगी, चील चील उड़ते हुए देखिए, सबसे ऊंची जो उड़ती है, ठीक है, और बाज वगैरह जो देखे होंगे सबसे ऊपर उड़ते हैं, ठीक है। उनकी जो नीच होती है वो पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपना घोंसला वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे पंछी भी होते हैं जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं। मकड़ी आपने देखी होगी, छोटे छोटे पेड़ों पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पर मकड़े तो आपको बड़े बड़े पेड़ों पर नहीं देखने को मिलेंगे, वो ऊपर वाले एरिया में, लाइक इफ आई जस्ट ड्रॉ अ ट्री ओवर हियर, लाइक दिस इज द ट्री, ठीक है, ठीक है। एक जो पंछी है बर्ड, वो यहाँ पर घोंसला बना रहा है, कोई यहाँ पर बना रहा है, कोई यहाँ पर बना रहा है, कोई रैबिट है जो पेड़ को खोद कर नीचे बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो सबके अलग अलग स्थान है ना रहने के, घर वर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NICH, निच, ठीक है। लाइक निच, निच एक फिनोमिना है, एक कंडीशन है जो एक पर्टिकुलर एनिमल के हिसाब से डिसाइड होती है। एवरी एनिमल हैज हिज ऑन निच, ठीक है, एक हैबिटेट जोन जो उसे चाहिए होता है। लाइक पोलर बियर है, पोलर बियर ये इक्वेटोरियल रीजन में तो आकर रह नहीं सकते ना, क्योंकि इनको गर्मी लगेगी, इनके शरीर पर जो है काफी सारे फर होते हैं, फर बाल वगैरह होते हैं, हेयर वगैरह होते हैं, जो इनको कहीं ना कहीं पोलर पोल्स पर भी, ठंडे वाले इलाकों में भी कहीं ना कहीं इनको गर्म रखते हैं, ठीक है। ये भी हाइबरनेट करते हैं, ठीक है।
पोलर बियर हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कुछ समय के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, खाली वहां पर। जैसे कि मान लीजिए सर्दियां पड़ रही हैं नॉर्थ पोल में, तो नॉर्थ पोल में जितने भी बालू होंगे वो सर्दियों वाले मौसम में सो जाएंगे। फिर उसके बाद वो गर्मियों वाले मौसम में उठेंगे और खाना वाना खाएंगे, फिर 6 महीने के लिए सो जाएंगे। मगर जो बियर बेयर्स बैर्स बोलते हैं, बेयर्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ठीक है, बैर, ठीक है, बैर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ मिलते हैं, जो इक्वेटोरियल वाले रीजन में मिलते हैं। यहाँ पर ऑल थ्रू आउट द ईयर खाना प्रेजेंट होता है, अच्छा खासा खाना मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो है हाइबरनेशन इतना नहीं होता, मगर सोते हैं तो 1 1.5 महीने के लिए, आधे महीने के लिए सो जाते हैं, कोई बात नहीं। मगर इतना नहीं होता जितने पोलर बियर करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन, ठीक है, समझ में आई को बात। चले आगे, चलिए मिटा देता हूँ। काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देता हूँ सो दैट यू पीपल नो ऑल द थिंग्स इन अ बेटर वे, ठीक है। ये सारी चीजें बायो में भी लिखी हैं, ठीक है। आई विल बी टीचिंग बायोलॉजी एज वेल, आई एम टीचिंग बायोलॉजी, आई एम टीचिंग, ठीक है। नाउ, तो ये जो हैबिटेट है ना, ये जो निच मैंने आपको बताई है, ये कहीं ना कहीं लॉस हो रही है आजकल। जब फॉरेस्ट ही कट जाएगा तो अभी पंछी वगैरह रहेंगे कहाँ भाई साहब, ठीक है, पंछी वगैरह कहाँ रहेंगे। तो यही तो बात है ना, जब फॉरेस्ट कट गया तो पंछियों की रहने की जगह है ही नहीं, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटेंशन हो जाएगा। अभी ये पंछी रहेंगे कहाँ, जमीन में गड्ढा खोद कर रहेंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम कह ही रहे हैं भैया कि फिर ये इनका धीरे धीरे जब घर ही चला गया तो ऑब्वियसली इंसान तो घर जाने के बाद टूट ही जाता अंदर से पूरा, ठीक है। पंछियों में भी तो जान ही है भाई साहब, ठीक है, और मेरी बहनों, ठीक है। तो इसीलिए इनकी फिर लाइफ खो जाएगी यार, ये क्या करेंगे फिर? दे विल हैव नो पर्पस इन द लाइफ, ठीक है। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स कि हाँ देयर शुड बी अ पर्पस एंड देयर विल बी अ पर्पस। इफ द पर्पस हैज बीन लॉस्ट, और if you were preparing for something and if you could not make that, it doesn't mean that the life has been ended. No, 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 no. Neither the life has been ended nor it will end, ठीक है। Non-renewable energy resources such as coal, natural gas, petroleum are being used speedily. Obviously, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा स्पीडली यूज करी जा रही हैं, इसीलिए इसीलिए हमें ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है? वहीकुलर एमिशन, ठीक है, नेचुरल गैस को हम यूज करते हैं वहीकुलर एमिशन में भी, और पावर प्लांट को रन करने में भी। कोल का हम यूज करते हैं पावर प्लांट को रन करने के लिए, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। पेट्रोल का हम यूज करते हैं जस्ट टू रन आवर व्हीकल, ठीक है। पेट्रोल मोटरसाइकिल भी हो गई और आपका कार वगैरह भी हो गई। तो the people just sit inside the car and just enjoy the AC and air condition, and the people who are wandering outside the car, they just experience the heat around the car। एंड व्हाट दिस हीट इज, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन का यूज करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और भी काफी सारे कार्बन के कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो हम यूज करते हैं एसी में, रेफ्रिजरेटर्स में, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं एनवायरनमेंट पर, ठीक है। और वेहिकुलर इमिशन तो आपको पता ही है, सल्फर वगैरह काफी ज्यादा इनसे एक्सट्रैक्ट होती है, निकलती है धुआं, जस्ट ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फॉसिल, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द पेट्रोल, ठीक है, और डीजल, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं। तो जब एक्सेसिवली चीजें जब जमीन से निकाली जा रही है तो भाई साहब हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। समझ लो मेरी बात, कुछ नहीं बचेगा भाई साहब, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम सारी सारी की चीजें अपने लिए यूज कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑन दी अदर हैंड, these are the examples show how the loss of natural resources due to the observe overuse by human, excessive burning of coal, wood, kerosene, पेट्रोल वगैरह, इससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एयर में रिलीज हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस पर भी और ह्यूमन की हेल्थ पर भी और प्लांट पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमने देखा हो प्लांट के ऊपर जो है ना काई सी जम जाती है, मतलब काई से नहीं, कार्बन से जम जाता है, और वो फिर रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पेट्रोल को जो है ना शिप्स वगैरह लेकर जाते हैं, काफी सारे बड़े बड़े टैंकर होते हैं जो ओशन में चलते हैं, ठीक है। तो वो लेकर जाते हैं और कभी कभी उनमें खराबी हो जाती है, ऑयल स्पिल हो जाता है वहीं पर, तो वहां पर जो ना ऑयल स्पिल होने के बाद वहां पर जो ऑक्सीजन है और जो प्रकाश है वो नीचे नहीं जा पाता। तो उस वजह से वहां के जो जानवर हैं जितने भी, मतलब फिश वगैरह जितनी भी मरीन लाइफ जो होती है वहां की, डिसरप्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज भी आपने समझी है अभी अभी।
ठीक है, चले आगे। अब देखिए, जब हम ये सारी गैसेस वगैरह निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दीज गैसेस विल कंट्रीब्यूट आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो एसिड रेन वगैरह हो रही है। ठीक है, क्योंकि माइन से भी टॉक्सिक निकलता है, वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रीज का वहां से भी टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा यूज करे जाते हैं, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन अ वे टू डिग्रेड द एनवायरमेंट। पेस्टिसाइड वगैरह यूज करे जाते हैं जस्ट टू कीप अवे द ऑल दी वीड्स वगैरह। ठीक है, ऑल दी कीटनाशक वगैरह सारे दूर रखने के लिए उनको हम मतलब किसान जो है पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। ठीक है, और जब यहाँ से फर्टिलाइजर वाटर में जाते हैं, फर्टिलाइजर जितने भी परकोलेट होकर रिसता नहीं है पानी, चूता है। ठीक है, चूता है, मतलब एक तरीके से ड्रॉप ड्रॉप गिरती है। ठीक है, हमारे जो लैंग्वेज होती है, चू रहा है पानी। ठीक है, मटके में से चू रहा है, रिस रहा है, या फिर परकोलेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, बाकी आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स भी है, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं फार्मर्स। ठीक है, और केमिकल्स का भी यूज करते हैं जस्ट टू यील्ड मोर क्रॉप्स। ठीक है, और जो वेस्ट वाटर होता है वो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर नाले वगैरह में मिलता है, फिर ये जाकर कहाँ पर मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, तो वहां से इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन एक तरीके से पानी का भाप बनकर उड़ना, और यही ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड में जब कॉन्सेंट्रेशन, जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रीच कर जाती है और सैचुरेट हो जाते हैं क्लाउड। ठीक है, सैचुरेट होने के बाद यहाँ पर जो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है फिर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद सैचुरेशन जो है एक्सीड कर जाता है, जो एक्सीड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है वो फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में ड्रॉप डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बात पूरी की पूरी छोटे में शब्दों में मैंने आपको प्रेसिपिटेशन समझा दिया। ठीक है, कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली। वी आर डिग्रेडिंग द सॉइल। फार्मर्स जो आज पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, इससे और क्या हो रहा है, जब ये फरो इरिगेशन जो नाले वगैरह भरकर करा जाता है, यहाँ पर बीच में पानी होता है, यहाँ पर मैडे लगे होते हैं। मैडे काइंड ऑफ एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द लैंड। ठीक है, मैडे बनाए जाते हैं। ठीक है, हल की मदद से, जो प्लाउशेयर यूज करते हैं उसके मदद से मैडे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में पानी होता है, पानी जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है ट्यूबवेल्स के माध्यम से, कभी कभी कैनाल इरिगेशन का भी यूज होता है। ठीक है, और ड्रिप इरिगेशन एक बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं इजराइल ने उसका इजाद करा था। ठीक है, मतलब इतने पैमाने पर यूज नहीं हो रहा ड्रिप इरिगेशन हमारी कंट्री में, बट हो रहा है। मगर ज्यादातर जो फरो इरिगेशन यूज करते हैं, जिसमें हम नालों की तरह बनाते हैं खेत में और उसमें पानी भर देते हैं। इससे क्या होता है कि पानी में जितना भी सॉल्ट वगैरह होता है, जब वो इवेपोरेट होता है पानी और पेड़ पौधे निकल जाते हैं, तो सॉल्ट वगैरह जो जितना भी पानी में होता है वो सॉइल के ऊपर ही जम जाता है, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउनग्रेड होती है। ये चीज होती है मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी हैं, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फरो इरिगेशन। ठीक है, फरो, ड्रिप, और आपका कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ट्यूबवेल से हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं खेतों में, और वो पानी जो होता है वो हमारी वाटर टेबल का होता है। ठीक है, चले आगे, चलिए। अब इम्पैक्ट क्या है इससे, इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन के जो ग्रो हो रही है, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है वो हमें फोर्स कर रही है कि जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, क्योंकि उनकी भी डिमांड है भाई कुछ ना कुछ। ठीक है, उनका, और फिर एग्रीकल्चर को ज्यादा पैमाने पर लगाओ, तो इसके लिए फार्मर जो है ना बहुत ज्यादा कंपेल हो जाते हैं कि भाई डिमांड बढ़ रही है तो हम ज्यादा उगाएंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए फार्मर्स यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, और हम अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हो गए, और हम गाड़ी वगैरह अलग अलग लॉन्च कर रहे हैं, तो गाड़ियां हो गई, तो डिमांड के अनुसार ही तो बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब भी तो ये सारी चीजें आ रही हैं। अगर पॉपुलेशन ही 5 लोग होंगे तो 100 गाड़ियों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। ठीक है, जब ये चीजें हो रही हैं तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, improved agriculture practices helped in increasing food production, hence food become available। ठीक है, फैक्टर्स लीडिंग राइज टू द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के राइज में कहने के फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं वो ये है कि जो फूड की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में नहीं थी, वी वर इम्पोर्टिंग PL 480
480 काइंड ऑफ स्कीम थी। इस योजना के तहत हम काफी सारी फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिका के साथ। बट आफ्टर दैट हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहे थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, they brought certain drastic changes, or we can say कि remarkable changes in the country. They brought green revolution to our country, and after that we started growing crops on extensive scale. तो उसके बाद हमारे इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी क्रॉप्स की इंक्रीज हो चुकी थी। तो जब सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज हुई तो फूड हमारे यहाँ पर फिर ड्रॉट वगैरह और स्टारवेशन वगैरह जैसी चीजें हट गई। सूखा भी हट गया, और जो अकाल पड़ता था अकाल पड़ता था वो भी नहीं पड़ा। ठीक है, भूखमरी जिसे हम बोलते हैं वो भी नहीं पड़ा इसके बाद। इसीलिए तो नहीं पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी वो इम्प्रूव हुई, मेडिसिन हमारे यहाँ पर बनने लगी, तो डिजीजेस वगैरह एपिडेमिक वगैरह इन सारी चीजों के भी हम क्योर करने लगे। ठीक है, फिर जब क्योर करने लगे तो डेथ रेट कम हो गया। ठीक है, एवरेज लॉन्गेटिविटी ह्यूमंस, जब अस्पताल वगैरह स्टैंडर्ड जो लाइफ का था वो इंक्रीज हो गया, ओपन डेफिकेशन भी बंद हो गया। ठीक है, और डिस्पेंसरीज भी ऑल अराउंड खुल चुकी हैं। ठीक है, काफी सारी जो इन्वेंशन हुए, तो नई नई जो डिजीजेस थी उनके भी इलाज वगैरह चालू हो गए। तो इस तरीके से हमारी जो डेथ रेट थी कम हुई, और उससे हमारी जो पॉपुलेशन में एक तरीके से बूम आया। ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ पॉपुलेशन का। तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई। मैंने इकोनॉमी में ये सारी चीजें समझाई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, इकोनॉमी में ये सारी चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका, देखिए हमने फिर जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो लैंड को क्लियर करना चालू कर दिया, कल्टीवेट करना चालू कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा फूड उगाने लगे। हमारे पास जो वाटर की स्कैरिसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। लोगों ने रूरल से अर्बन की तरफ पलायन करना चालू कर दिया, टू हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, टू हैव लाइक इलेक्ट्रिसिटी और डिस्पेंसरीज, प्लेवेज, स्कूल की अवेलेबिलिटी, ताकि बच्चे पढ़ सकें, जॉब के सर्च में। ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो उस सर्च में भी कहीं ना कहीं पलायन हो गया। तो अर्बन एरियाज में जो इनके यहाँ पर जो पानी की अवेलेबिलिटी है ना वो खत्म होने लगी धीरे धीरे। हम एक्सपेक्ट करने लगे ज्यादा से ज्यादा वाटर वाटर क्या से, ग्राउंड से। ठीक है, तो उससे वाटर स्कैरिसिटी आई, पोर्टेबल वाटर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अब दिल्ली में जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो गंगा से लिया जा रहा है, यमुना से लिया जा रहा है, और भी अदर रिवर्स हैं जहां से लिया जा रहा है। और उसको जो है ना फिल्टर आउट कर कर उसको जो है ना सप्लाई करा जाए, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हुआ। फिर हमारे पास ये चीजें आई कि ह्यूमन को सेटलमेंट भी होना है भाई साहब, कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट भी। तो नए नए एरियाज खोजे गए, नए नए एरियाज जो थे वो बनाए गए, जो एग्जिस्टिंग एरियाज थे उनको एक्सपेंड करा गया। ठीक है, जैसे कि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली वॉज वेरी काइंड ऑफ लिटिल वन। ठीक है, मगर ये आज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, जमुना पार, जमुना के उस पार, जमुना के इस पार, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेटलमेंट बहुत सारे बढ़े। अब हमें भाई साहब गाड़ी घोड़े की भी जरूरत पड़ेगी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो ये चीज भी हुई पॉपुलेशन के हिसाब से। नीड फॉर वेरियस कमोडिटीज, हमें काफी सारे सामान की, चाहे फिर वो शीशा, कंगा, बेड, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, इन सारे सामानों की भी हमें जरूरत पड़ने लगी। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पिक्चर में आई, इंडस्ट्रीज आई। तो इंडस्ट्रीज तो भाई नेचुरल रिसोर्स का यूज करेंगे ही करेंगे, और ट्रांसपोर्ट में भी इंडस्ट्रीज आएंगी। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट में भी इंडस्ट्रीज आएंगी, स्टील वगैरह यही फॉर्मुलेट होगा। ठीक है, फॉर्मेशन वगैरह में मैन्युफैक्चर होगा तो उसका भी तो यूज होगा। तो इंडस्ट्रीज को नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए कहीं कहीं पर जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे कि मुंबई में एक जगह है, धारावी धारावी, द बिगेस्ट स्लम एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्लम डेवलपमेंट होने लगे, लोग फुटपाथ पर रहने लगे क्योंकि जगह नहीं रही यहाँ पर रहने के लिए। तो एक तरीके से स्लम का भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, स्लम जितने भी स्लम एरियाज। ठीक है, पॉल्यूटिंग पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर पॉपुलेशन, हाँ पॉल्यूशन भी होने लगा भाई, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, इसमें हम अपने जितने भी जो वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी है वो हम फ्लो करवा देते हैं थ्रू द वाटर और द ड्रेनेज, बिग ड्रेनेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रीज, ह्यूमन सेटलमेंट, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने लगी जब ये गंगा और यमुना का पानी भी पॉल्यूट होने लगा। ठीक है, अब देखिए डिफोरेस्टेशन, मैंने आपको बता दिया डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, आग लग रही है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से आग लग रही है तो पूरे के पूरे पेड़ जल जा रहे हैं, इस वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और वो उस लैंड को जो ना फ्लैट कर रहे हैं ताकि वहां पर हम और क्रॉप उगा सकें। क्रॉप क्यों उगानी है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओवर ग्राजिंग हो रही है जानवरों के द्वारा। ओवर ग्राजिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ओवर ग्राजिंग इसलिए हो रही है, पता क्यों? क्योंकि जब एरिया ही कम बचे और उसमें जानवर ज्यादा आ गए हैं, ओवर ग्राजिंग तो फिर वहां पर होगी ही होगी। ठीक है, वैसे तो इतना है धरती पर कि सब अपने मजे से रह सकें। ठीक है, हम डिफोरेस्टेशन इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पेड़ों की जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए और पर्सनल यूजेस के लिए भी, चेयर वगैरह बनाने के लिए, पर्सनल जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए भी। इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है पेड़ों की। ठीक है, क्यों? बर्न करने के लिए कोल वगैरह की जगह वहां पर बर्न करते हैं हम। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में भी काफी जो अप्लायंसेस वगैरह बनते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इम्पैक्ट है डिफोरेस्टेशन का। ठीक है, अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में भी हम कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन यूज करते हैं, डैम बना दिया, क्योंकि नदी के किनारे क्या होते हैं, काफी सारे फॉरेस्ट लगे होते हैं और वहीं पर हम इनको काटने के बाद डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। पुअर लैंड मैनेजमेंट, इससे क्या हो रहा है? पुअर लैंड मैनेजमेंट से भी हम कहीं ना कहीं जो है डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, और फ्यूलवुड के लिए तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कुछ कारण थे किसके? डिफोरेस्टेशन के। ठीक है, अब देखिए, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर द वेरियस रीजन। ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, फाइबर फॉर टिम्बर एंड वुड, फॉर पास्चर लैंड, पास्चर यानी ग्राजिंग वगैरह के लिए। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं काफी जगहों पर इसे। हर एरिया में अलग अलग नाम है इसका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। अब इसके परिणाम क्या है? डिफोरेस्टेशन, ऑब्वियसली सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन मतलब ये सॉइल जो है ना बह जाएगी पानी के साथ जब भारी बारिश पड़ेगी। ठीक है, क्लाइमेट बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल हम जब डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो सूखा हो पड़ रहा है। सूखा पड़ने के बाद जहां बारिश हो रही है, फिर वहां से अगर बादल इधर की तरफ आ गए तो यहाँ पर जो पानी मतलब पेड़ नहीं है जो जमीन को अपने कस कर रखे हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं जमीन को पकड़ कर रखती हैं, तो मगर वो वहां पर नहीं है तो वहां पर लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन वगैरह, जमीन की मिट्टी है वो यहाँ से दूसरी जगह पर खिसकती हुई दिखेगी। लैंडस्लाइड होती है पहाड़ वाले एरिया में, क्योंकि पहाड़ पे से हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, वहां पर रिजॉर्ट वगैरह बनाते हैं, तो पेड़ जो होते हैं उनकी रूट्स वगैरह जमीन को पकड़ कर रखी होती हैं। वहां पर अगर पेड़ ही उखाड़ देंगे तो वहां पर पेड़ जमीन जो है एकदम खोखली हो जाएगी, दरदरी हो जाएगी, तो वहां से फिर लैंडस्लाइड होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सिल्टिंग, जो जमीन है वहां पर जो मोटे मोटे पत्थर बन रहे हैं उसके, जो नीचे का हमें स्ट्राटा दिख रहा है, क्योंकि एक जमीन की प्रोफाइल होती है जहां पर एक जगह पर जमीन के पत्थर होते हैं जमीन में। ठीक है, जो लेक है वहां पर नीचे फिर सिल्टेशन हो रहा है, वहां पर मिट्टी आ रही है पहाड़ों पे से, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ों पे से मिट्टी आ रही है। मिट्टी है तो जो नीचे की जो एरिया है रिवर्स का वो भर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक रिवर है, तो ये रिवर का एरिया जो भर चुका है, अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पानी है वो दूसरी जगह पर जाएगा तो वहां पर फ्लड लाइक सिचुएशन लेकर आएगा। ठीक है, लॉस ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन से हम कहीं ना कहीं जो जानवरों के लिए उनके जो निच होती है वो नहीं मिल रही उनको। ठीक है, डिफोरेस्टेशन यहाँ पर, अरे डिफोरेस्टेशन नहीं, हाँ कॉन्सिक्वेंस है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ नहीं रहेंगे, क्लाइमेट में बहुत ज्यादा रिमार्केबल चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और हमारे पास फिर जो है एक तरीके से कार्बन सिंक जो होता है, क्योंकि कार्बन पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरमेंट से और अपना खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमें भी फल फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो कार्बन सिंक है वो भी कहीं ना कहीं लॉस कर देंगे। क्यों? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर एनवायरनमेंट में ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, और एक तरीके से वाटर भी पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन वाटर का ही नहीं सिर्फ, बल्कि एयर का भी होगा। एयर का भी होगा और वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ लैंड मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फेयर, तीनों का पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तीनों का पॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जितने भी हम जब आप आज मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि नीम हो गया, जितने भी आपका धतूरा वगैरह हो गया, ये सारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इनसे हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो फिर हमें जो है अगर प्लांट वगैरह काट देंगे, पेड़ वगैरह काट देंगे, तो हमें मेडिसिनल प्लांट भी नहीं मिलेंगे और हम मेडिसिन भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फ्रॉम माइनिंग। माइनिंग से क्या हो सकता है? माइनिंग जब हम करेंगे तो माइनिंग करने के लिए हमें जो वहां के पेड़ पौधे हैं वहां पर हटाने पड़ेगा ना उनको। तो इसलिए फिर वहां से माइनिंग जो हम करेंगे, वहां से जो अलग अलग नाना प्रकार की जो गैसेस हैं वहां से निकलेंगी और वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी पॉल्यूशन करेंगे। फिर वहां से जो केमिकल्स हैं, अगर बारिश हुई
तो वहां पर जो फिर हमें एक तरीके से वो जो पानी है नालियों में भी और नदियों में देखने के लिए मिलेगा। फिर वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन के बाद एक तरीके से सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। क्यों? आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो माइनिंग होती है वो वाला एरिया नीचे धंस जाता है, सबमर्जेंस ऑफ द लैंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सबमर्जेंस, ठीक है। सबमर्जेंस, सबडक्शन, ठीक है, सबडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसाइड हो जाएगी, लैंड सबसाइड हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी, एक तरीके से होल टाइप का सिंक होल बन जाएगा ये एक तरीके से, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लैब सब्सिडेंस, ठीक है, सबसाइड हो जाएगी। डंपिंग डैब्रिज डैब्रिज वगैरह फिर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। और डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, और माइनिंग से हम मिनरल्स भी तो खोदेंगे ना, ऑब्वियसली बात, हम मिनरल्स ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइन से, ठीक है। तो ये चीजें, अब इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है जनरेट कर रही है लॉट ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में जाकर एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रही है, एयर को, ठीक है। और लिक्विड एफिलेंट जितने भी होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स बोलते हैं इनको वैसे तो, वो कहीं ना कहीं पानी में जाकर पानी को भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहे हैं, और वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं पानी में उनको भी कहीं ना कहीं फिर वहां पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज जो है काफी अमाउंट में वेस्ट भी जनरेट करती हैं, वो कहीं ना कहीं लैंड को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करते हैं। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जितने भी वहां से महक वगैरह, बदबू वगैरह, गैसेस वगैरह मतलब सेग्रीगेट होती हैं, मतलब सेग्रीगेट नहीं यार, गैसेस वगैरह निकलने हैं। हाँ, मगर निकलती हैं गैसेस वगैरह वेस्ट से, बदबू आती है, महक सी आती है, तो इस तरीके की चीजें वहां पर होती है, तो वो सारी गैसेस एनवायरनमेंट में जाके मिलती हैं एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। इंडस्ट्रीज यूज अप लॉट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, एनर्जी का यूज करती हैं, तो वहां से भी एनर्जी कहीं ना कहीं एक तरीके से गैसेस वगैरह निकलती है, वो भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट क्या है। हमने ये स्कीम मैंने आपको बता दी, PL 480, ठीक है। हमने फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर ट्रांसफॉर्म इनटू फार्मलैंड, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए, हमने देखा फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन, ये तो हमें आपको पता ही है, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर का ही मतलब, हमने पेड़ों को काटा जस्ट बिकॉज ऑफ टू कल्टीवेट मोर क्रॉप्स, ठीक है, हमारे लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज से काफी सारे हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, जैसे कि एक्सेसिव इरिगेशन जब हुआ, तो नीचे जो ग्राउंड लेवल वाटर होती है, ग्राउंड वाटर लेवल होती है, वो नीचे नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे चला गया, पानी की स्कैरसिटी हुई, ठीक है, पुअर ड्रेनेज की वजह से, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से जो ड्रेनेज है वो हम ड्रिप इरिगेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद पानी टपकता है, ठीक है, पाइप के थ्रू, ठीक है। आप एक बार सर्च करिएगा ड्रिप इरिगेशन, अगर आपकी बुक में आता था ना, आई विल लेट यू नो अबाउट दिस ड्रिप इरिगेशन, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, ठीक है। वाटर लॉजिंग से कहीं ना कहीं प्लांट किल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉजिंग से क्या होगा, पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा ऑक्सीजन, मतलब भाप बनकर, मगर जो इसके साथ जो अदर मिनरल्स जो आए हैं, लेड वगैरह और क्या नाम है सॉल्ट वगैरह जो है, वो जमीन पर रह जाएंगे, और वो जमीन क्यों क्या करेंगे, इनफर्टाइल कर देंगे, ठीक, इनफर्टाइल। पॉल्यूशन बाय एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जमीन को इनफर्टाइल बना देते हैं, ठीक है। Agro-industrial waste are generated: crop residue, paddy, jar, gram, straw, cotton straw, sugarcane trash, coconut shell। अब ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से केमिकल्स वगैरह मतलब मतलब क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट, सीक्रेट सीक्रेट करते हैं, हाँ सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ये जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो एनवायरनमेंट में, एयर में भी जाकर मिलते हैं, और कहीं ना कहीं पानी हो गया आसपास का, या फिर जमीन हो गई वहां की, उसको भी कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। समझ में आपको बात। अब ये हाई यील्डिंग वेराइटीज जितने भी हैं, ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हमने बनाई थी, मतलब एक तरीके से जो वीट की वैरायटी ना, उसको मैं कहीं ना कहीं जेनेटिकली चेंजेस करके कुछ ना कुछ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा उग सके, हर जगह पर उग सके, इसे एनवायरमेंटल टॉलरेंट बनाया, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। इससे क्या हुआ कि जो चीजें है ना बहुत ज्यादा हैम्पर हो गई। पहले तो लोग जो है ना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का यूज करते थे, मगर आज के समय में मोनोक्रॉपिंग, एक ही क्रॉप का यूज करते हैं। जैसे कि आज 3 महीने तक क्या नाम है, हमने गेहूं लगा ली है, फिर उसके बाद चावल लगा ली 6 महीने तक, फिर उसके बाद 3 महीने तक गेहूं लगा ली दोबारा से,
तो एक तरीके से मोनोक्रॉपिंग हुई है। मगर पहले क्या करते थे, गेहूं के साथ चावल लगा लिए, उड़द लगा ली, लेंटिल लगा ली, ठीक है, मसूर की दाल, या फिर कोई ग्राम वगैरह लगा लिया, या फिर आपने मस्टर्ड मस्टर्ड उगा ली साथ में। तो ये सारी चीजें हो करती थी, आलू लगा लिए, गोभी लगा ली, और गाजर वगैरह लगा दी साथ में। मगर ऐसा नहीं होता है आज। आज के समय लोग मोनोक्रॉपिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट इतना नहीं करता है। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है। अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉजेज क्या है अर्बनाइजेशन के, पहले आप ये देखिए। ठीक है, कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। पहली चीज कि जो अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जो लोग हैं वो रूरल से अर्बन एरिया की तरफ आते हैं। जैसे सिटीज हो गई, कोई भी सिटीज का नाम ले लीजिए आप, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पूना वगैरह, जो भी है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। यहाँ पर लोग आते हैं जस्ट टू हैव अ गुड लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, और जॉब्स की तलाश में, बेटर जॉब्स हो गई, हेल्थ हो गई, और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये इन जगहों पर ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली जॉब्स भी यहाँ पर ज्यादा होंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। बेटर फैसिलिटी जैसे कि हेल्थ की, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, गैस, स्कूल वगैरह यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं रहना जो अर्बन एरियाज में। इसलिए पलायन होता है रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ। ठीक है, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा अब खास कुछ खास नहीं रहा, मगर जब किसान ही रहेंगे तो हमारे लिए खाने के लिए कौन उगाएगा? ठीक है, ऑब्वियसली तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर भी फोकस देना जरूरी है। मगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर भागने ले रहे हैं, तो इस वजह से भी लोग पलायन कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ। ठीक है, अब जो वहां पर गांव में आपने देखा होगा कि नेचुरल डिजास्टर आते हैं, सूखा पड़ता रहता है, भुखमरी पड़ती रहती है, और वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वाटर स्कैरसिटी हो गई है, तो लोग खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज से भी, इस चीज को लेकर भी लोग जो ना जो अर्बन एरिया वहां की तरफ पलायन करते हैं। वहां पर जो है बाढ़ वगैरह आती रहती है, ठीक है, बाढ़ वगैरह आती रहती है, सूखा पड़ता रहता है, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए भी लोग, क्योंकि पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में अर्थक्वेक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पर फिर लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती हैं। तो इस वजह से लोग अर्बन एरियाज की तरफ रहना चालू कर देते हैं। Growth of cities led to increasing demand of environmental resources and leading following changes। जैसे कल्टीवेशन लैंड है, कल्टीवेशन लैंड वाज लॉस्ट। ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि जब सिटी, दिल्ली छोटी सिटी, फिर उसको बड़ा करा गया तो आसपास फॉरेस्ट तो थे, उसको काटा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर लैंड बनाई गई, और लोगों के लिए रहने के लिए घर भी बनाए गए, और इंडस्ट्रीज बनाए गए, रोड बनाए गए, अदर फैसिलिटीज बनाई गई। अब एक सप्लाई सिस्टम भी चालू करा ताकि लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर और कपड़े वगैरह धोने के लिए, नहाने धोने के लिए पानी पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर करा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है अर्बन एरियाज में। क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है? यहाँ पर जो लोग जो है ना दूसरे शहरों से आकर रहने लग जाते हैं। इंडस्ट्री दैट वर सेटअप टू प्रोवाइड नेसेसरी गुड्स फॉर अर्बन folk। अर्बन जो लोग हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करेंगे, तो ताकि अर्बन एरियाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास सैलरी भी अच्छी होगी, तो वो चीजें भी खरीद पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज वगैरह इसीलिए भी सेटअप करी गई। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग वगैरह भी भाई बहुत ज्यादा होती है, शॉर्टेज की मतलब हाउसिंग की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती है, लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, तो इसलिए स्लम्स का डेवलपमेंट होता है, स्लम्स आते हैं, स्लम्स पिक्चर में आ जाते हैं। यानी मैं यहाँ पर स्लम एरियाज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? स्लम एरियाज की। ठीक है, अब देखिए एनवायरमेंटल बैकलैश। ठीक है, क्या होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से अगर हम ध्यान नहीं देंगे? तो पहली चीज सैलिनाइजेशन होगा सॉइल का, वो मैंने आपको बता दिया इरिगेशन से। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन एक तरीके का फिनोमेना होता है, ये वाला यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होती है। लोग फार्मर्स ने यहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज करा, फर्टिलाइजर जो है यहाँ पर जाएंगे एल्कलाइट, मतलब एल्कलाइन चीजें होती हैं, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो यहाँ पर जाकर जो एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण होगा, तो यहाँ पर जो ना एक तरीके से एल्गी होती है, ये ऊपर की जो एल्गी होती है, ये जन्म लेती है, ये बनने लग जाती है ज्यादा मात्रा में, जो पानी में ये फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक केमिकल जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल जब जाएंगे तो यहाँ पर जो है कि मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होगी, और पेड़ को उगने के लिए मिनरल्स ही तो चाहिए, मिनरल्स ही तो चाहिए, फोटोसिंथेसिस ऊपर से हो ही रहा है, तो यहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाएगा, और यहाँ पर एल्गी बढ़ जाएगी। ये ऊपर की काई आपने देखा होगा पानी में हरे हरे कलर की काई जमी होती है, इसी को एल्गी बोलते हैं। जब ये ज्यादा जम जाएगी, तो इसके नीचे, पानी के नीचे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मछली वगैरह हैं, उनको सांस लेने में और प्रकाश संश्लेषण में जो है बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी में फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं जिनको मछलियां खाती हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये एल्गी खाते हैं, मतलब इतनी भी एल्गी नहीं खा सकते हैं ये, इनको भी थोड़ी बहुत धूप चाहिए होती है। और यहाँ पर फिर नीचे क्या है
कि जो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं रात के समय, वो कहाँ से लेंगे फिर? पानी में से लेंगे, ज्यादा मिनरल्स होंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, इस वजह से एल्गल ब्लूम जब होता है तो यहाँ पर जो हमें मछलियां वगैरह मरी हुई मिलती हैं इस एरिया में, इसी वजह से इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। जब भी एचजी यानी लेड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, प्लास्टिक, कास्टिक सोडा, ये पेस्टिसाइड वगैरह, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हैम्पर करते हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। मगर जब भी एचजी यानी लेड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक तरीके की डिजीज डेवलप होती है जिसको मीनामाता डिजीज बोलते हैं, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मरकरी, सॉरी मरकरी की वजह से होती है, मरकरी, एच जी मरकरी होता है, ठीक है। मोनोमिथाइल मरकरी का फॉर्मूला वोलेटाइल डाइमिथाइल मरकरी, ठीक है। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया से रिएक्ट करती है, उसके बाद ये डिजीज होती है, ठीक है। तो ये इसी वजह से होती है। दिल्ली में, दिल्ली में, हाँ, ये काम आपका है। दिल्ली में पानी के जो एक्सट्रैक्शन पर बैन लगा रखा है, क्यों लगा रखा है ये आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और देखिए, एनवायरमेंटल जब डिग्रेड होता है तो ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, क्यों? उनका जो रहने के लिए हैबिटाट है वो खो जाता है, ठीक है। रीजनल एनवायरमेंटल बैकलैश क्या होते हैं, रीजनल लेवल पर क्या होते हैं? फ्लड्स आती हैं हमें, जो है बाढ़ आती हुई देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो आसाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगी बाढ़, पंजाब में देखने के लिए मिल जाएगी, ये एनवायरमेंट की वजह से ही है। सिंपल सी बात है, एनवायरमेंट की वजह से ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी तो आप देखेंगे मानसून अच्छे खासे आ जाते हैं, कभी कभी मानसून नहीं आते हैं, ठीक है। जब मानसून अच्छे खासे आते हैं तो बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो जो बराबर जो नदियां होती हैं वो फुल भरकर चलती हैं, फिर वो ओवरफ्लो भी करती हैं कहीं कहीं पर। और जहां पर वो ओवरफ्लो करती हैं वहां पर बाढ़ लाइक सिचुएशन, फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है, कि लोगों के पास पानी ही नहीं रहता, ठीक है। एसिड रेन भी होती है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। ऑयल स्पिल जो टैंकर लेकर जाते हैं, जो समुद्र में चलते हैं, उनकी वजह से भी। ऑयल स्पिल मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। ग्लोबल बैकलैश, बायोडायवर्सिटी लॉस, ग्लोबल लेवल पर बायोडायवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। चीता आज के समय एक्सटिंक्ट होने वाला है, ठीक है। जो गैंडा स्वामी हुआ करते थे हमारे, राइनासोर्स बोलते हैं इनको, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे ही है, थ्रेटन है, ठीक है, वनरेबल है काफी जगहों पर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं बहुत गर्म गैस होती है ये, ठीक है। और कोलैप्स ऑफ मरीन फिशरीज, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशंस में, ओशन एसिड रेन भी होगी ओशंस में, जिससे मरीन का लॉस होगा। और वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एल्गल ब्लूम भी होगा, जिससे कि यूट्रिफिकेशन प्रोसेस है, एल्गल ब्लूम होगा। एल्गी बढ़ेंगी वहां पर तो जो सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा पानी में, और पानी में सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं होगा तो जो नीचे वाले लोग हैं वहां उनको ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और फिर वो मर जाएंगे, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द अदर हार्मफुल गैसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और आपके हैलोजेंस वगैरह जितने भी होते हैं, और आपके जो अदर गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और आर्गन वगैरह, ये सारी चीज करने की कंट्रीब्यूट करती हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ये एक तरीके की एक लेयर होती है ओजोन की, वी कैन नॉट सी दिस लेयर बाय नेकेड आइज, बट हाँ, अभी हाल फिलहाल में देखने के लिए मिला था कि नॉर्थ पोल में काफी ज्यादा बड़ा होल है ओजोन को, और ये ओजोन से जो है ना हमारी जो स्किन है वो जल जाएगी। ये क्या करती है, यूवी रेज जो होती है ना, सन से जितने भी यूवी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जितने भी आते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकती है, ठीक है, और हमें बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। मगर अगर यही नहीं होगी तो हम वी विल बी नॉट बी एबल टू गो आउट, ठीक है। धूप में हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अब ये चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। ये चीज आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए, जो आपका चैप्टर है नाउ हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम लाइक सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन राइट दैट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, और @अरुण शामू 0, ये इंस्टा पर भी है, टेलीग्राम पर भी है। तो आप मुझे लिख सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस हैं, आप मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप क्या इंप्रूव कराना चाहते हैं, लाइक इफ यू फाइंड एनीथिंग लाइक मुझे इंप्रूव करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको चाहिएगा जस्ट टू ग्रो दिस चैनल, ठीक है। यू कैन जस्ट कंट्रीब्यूट योर पार्ट, ठीक है। और
आप जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट बहुत छोटी सी अमाउंट है, ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ यू वांट ओनली, अदरवाइज यू कैन शेयर द चैनल। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच मिले, ठीक है, आप जैसे बच्चों तक और भी बच्चों तक ये पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब यहाँ पर आपको बटन दिख रहा होगा, नीचे भी आपको मिल जाएगा, बेल आइकन भी दबा दिएगा, ठीक है। बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपको जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।